तो हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर की कि सर्विस सेक्टर में हमारे पास जो इकोनॉमी है वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यार। तो ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सेक्टर है, बट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस टेक्निकल तो नहीं बोलूँगा, हाँ, बट थोड़े से फैक्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यार। तो हम टोटल 34 क्वेश्चन देखेंगे और उन 34 क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे जो सर्विस सेक्टर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास कवर कर लें हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विथ रेफरेंस टू द सर्विस सेक्टर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको सर्विस सेक्टर की बात करनी है। The share of the service in GVA has been steadily rising for the last 5 years। तो देखो भाई, आप इकोनॉमी में ना दो चीज़ मैं बताता हूँ, तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो, इस इकोनॉमी में कभी भी कोई चीज़ मैक्सिमम आपको अगर कुछ ना समझ आए तो आप समझ लेना स्टेडीली राइजिंग, स्टेडीली डिक्रीजिंग, या फिर अब्रप्टली फॉलिंग, अब्रप्टली इंक्रीजिंग, ऐसा कभी भी आए तो ये समझ लेना, क्योंकि इकोनॉमी में इस सब चीज़ें होती नहीं यार। हमेशा इकोनॉमी क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन का आप समझना गलत ही है ये। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंप्राइजेज नियरली हाफ ऑफ द टोटल सर्विस सेक्टर फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही बात है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं मैक्सिमम जो हमारे पास सर्विस एक्सपोर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे सर्विस जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से होते हैं, लगभग 60%। ओके, सो दिस इज करेक्ट। हमसे इनकट पूछा गया है, इनकट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हमको बात करनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, ठीक है, इसके बारे में इनकट पूछा गया है। A consumer is defined as a person who buys the good for personal consumption or resale। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमारे पास कंज्यूमर को कैसे डिफाइन किया गया है ना, who buy a goods और avail a service for consideration, ठीक है ना। इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल। किसी आदमी को कोई भी चीज़ खरीदना है और उसको बेच रहा है तो उसको हम एक कंज्यूमर नहीं बोलेंगे भाई। ऐसा आदमी जो कि बाय कर रहा है कोई भी गुड को या फिर अवेल कर रहा है कोई भी सर्विस को, ठीक है। द डायरेक्ट कंज्यूमर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन विल हैव जुरिसडिक्शन ऑफ केसेस अप टू ₹1 करोड़। देखो भाई, जो 2021 में अमेंडमेंट हुआ था ना, है ना, उसमें हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, इसने कंप्लेंट्स देखना चालू कर दिया अप टू 50 लाख, ठीक है, अप टू 50 लाख एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। याद रखना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इट इज अप टू 50 लाख, है ना। एट दी स्टेट लेवल हमारे पास कितना है, इट इज़ 2 करोड़, है ना। 50 लाख तक ये देखता है ना। एंड ये बोल रहा है अप टू 1 करोड़ नहीं है, अप टू 50 लाख, ठीक है। और 50 लाख से 50 लाख से 2 करोड़ तक, ठीक है, 2 करोड़ तक कौन देखता है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। और उसके बाद 2 करोड़ से ज़्यादा को कौन देखता है भाई, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। सो दिस इज इनकरेक्ट। कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर्स ऑफिस इज लोकेटेड। बिल्कुल गलत है यार। पहले ऐसा प्रोविजन था 1986 के एक्ट के अकॉर्डिंग, 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अकॉर्डिंग, बट 2019 में जो एक्ट आया था ना, 2019 के जो एक्ट आया था उसमें क्या प्रोविजन था भाई, जो कंप्लेंट होगा कंज्यूमर कोर्ट में होगा, एंड कंज्यूमर कोर्ट वेयर दी कंप्लेनेंट रिसाइड या फिर वर्क, जो कंप्लेन करने वाला है जहां वो रहता है वहां पे होगा, नॉट इन दी सेलर्स ऑफिस। तो ये गलत हो गया भाई। हमसे क्या पूछा है यार, इनकट पूछा, इनकट तो सब ही आंसर हो जाएगा 2 का D। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। हमको इंडियन इकोनॉमी की बात करनी है, कुछ चीज़ों की। शेयर ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स इज मोर देन द शेयर ऑफ इनकम टैक्स इन द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है, क्या उसमें हमारे पास जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स? भाई बिल्कुल सही बात है, इट इज़ बिल्कुल सही बात, बिकॉज हमारे पास जो टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होते हैं ना, टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होते हैं उसमें 55% क्या है यार, उसमें अराउंड 55% क्या कॉर्पोरेट टैक्स होता है। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीज सिंस 2018। देखो भाई, हमने देखा है इकोनॉमी में, मैंने बोला ना कंसिस्टेंटली इंक्रीज, अब्रप्टली डिक्रीज, कंस्टेंटली इंक्रीज, ऐसा कुछ नहीं होता। इकोनॉमी का जो ग्राफ है मैक्सिमम ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मैक्सिमम कुछ ना समझ आए तो गलत करके आगे बढ़ो यार। 99% ऐसे चांसेस है कि आपका ये ऑप्शन सही होगी, कंसिस्टेंटली इंक्रीज या फिर कंसिस्टेंटली डिक्रीज नहीं होता इकोनॉमी में कोई भी चीज़। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, है ना। हमारे पास करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेगुलेटरी फॉरबियरेंस इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस की बात करनी है। इट अलोज बैंक टू रिलैक्स नॉर्म्स फॉर रिस्ट्रक्चरिंग असेट्स। जो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस है, क्या वो अलाउ करता है बैंक्स को कि वो रिलैक्स करे नॉर्म्स को, है ना, रिस्ट्रक्चरिंग असेट्स के लिए। बिल्कुल सही बात है यार, जिसको क्या बोलते हैं, है ना, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस मतलब क्या होता है, होल्डिंग ऑफ द एक्शन एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब कोई आदमी ने आपका पैसा ले लिया है और आप उसने चलो कोई बात नहीं माफ़ कर देते हैं, ऐसा बोला रेगुलेटरी फॉरबियरेंस। It was first adopted after the LPG reforms in Indian economy and was also adopted after the global financial crisis। देखो भाई, सबसे पहली बार है ना इसको देखने को मिला था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय, जब बैंक डूब रहे थे उस समय। एलपीजी रिफॉर्म्स के समय हमारे पास रेगुलेटरी फॉरबियरेंस नहीं देखने को मिला था कि जो पैसा नहीं दे पा रहा उसको छोड़ दो, जो पैसा नहीं दे पा रहा है उसको कम पैसे में लोन चुकाने में मजबूर करो या फिर उसको रहने दो, छोड़ दो। तो ये हमारे पास पहली बार ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से देखा, क्योंकि हमने देखा कि कुछ बैंक्स जो थे, है ना, उनका जो लोन उनको नहीं दे पा रहा था, उसकी वजह से बैंक्स ने क्या किया, है ना, उनका भरोसा टूट गया लोगों का, वहाँ से ना उन्होंने पैसा निकाल लिया, जिसकी वजह से एक तरह से ग्लोबल कोलैप्स हो गया। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, इस 50 लाख के चक्कर में हमने 50 करोड़ का नुकसान नहीं करना, इसीलिए उसको छोड़ दो। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है इंडियन इकोनॉमी की। प्राइमरी सेक्टर कंप्राइजेस मोर देन हाफ ऑफ द एम्प्लॉयड वर्कफोर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद होना चाहिए। मैंने बताया भाई, इसको डाटा याद होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा प्राइमरी सेक्टर में 43% वर्कफोर्स इंप्लॉयड है इन द प्राइमरी सेक्टर, और ये जस्ट कंट्रीब्यूट अराउंड 16 या फिर 17% टू द जीडीपी। ये डाटा कभी नहीं भूलना भाई, कि हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में 43% पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व एंड इट इज कंट्रीब्यूटिंग जस्ट टू 17% ऑफ द जीडीपी, लाइक एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, है ना, ये सब। तो गलत बोल रहा है यार, मोर देन 50% वर्कफोर्स एम्प्लॉयड नहीं है, 43% एम्प्लॉयड है। कॉन्ट्रैक्शन हैज़ बीन विटनेस इन द सर्विसेज, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इन द बैकड्रॉप ऑफ पैंडेमिक। जब कोरोना आया था तो क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट देखने को मिला था यार हमारे पास। ये तो सही कि सर्विस या फिर इंडस्ट्री सेक्टर कम डूब गया था, कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला था, ग्रोथ देखने को मिला था, ठीक है। सो इट इज इनकरेक्ट। तो इनकट हमसे पूछा गया, इनकट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या यार, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द अमेंडमेंट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2018, सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्विस सेक्टर में जो क्वेश्चन आता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल से आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आता है। तो उसके बारे में हमको बताना है, जो ई कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे पास रूल्स हैं 2020 के, उसके बारे में, ठीक है। पुराने दिन क्वेश्चन आएंगे, इसके चांसेस कम है, पर हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है। अगर इस प्रकार की चीज़ें न्यूज़ में आई तो हमको उसको जरूर कवर करना है। फ्लैश सेल हैव बीन प्रमोटेड इन द अमेंडमेंट रूल्स टू बेनिफिट द कंज्यूमर। क्या फ्लैश सेल को प्रमोट किया गया है भाई अमेंडमेंट में, जिससे हम कंज्यूमर क्या कर पाएँ, बेनिफिट कर पाए? नो भाई नो, यहाँ पे बैन किया गया जो स्पेसिफिक फ्लैश सेल है ना, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है ना, उसने क्या किया, ई कॉमर्स एंटिटीज़ पे कुछ स्पेसिफिक फ्लैश सेल को बैन किया है यार, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्रमोट किया गया, बोल रहे हैं नो इट इज़ बैन यार। एवरी ई कॉमर्स फर्म इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। बिल्कुल गलत है यार। एवरी ई कॉमर्स फर्म इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। तो नॉट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बट डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, e-commerce firm can be held liable in case a seller on their platform fails to deliver goods or services in timely manner। जो ई-कॉमर्स फर्म होगा वो लायबल होगा क्या, अगर वो सही टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता है गुड्स और सर्विस को। बिल्कुल सही बात। सपोज करो फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर मंगाया, सही टाइम में डिलीवर नहीं किया, तो उसका लायबिलिटी कौन लेगा, उसका जवाबदेही कौन लेगा, फ्लिपकार्ट लेगा। सो इट इज़ दी प्लेटफॉर्म। ओके, सो सही बात है। इनकट हमसे पूछा है 1 और 2 इज इनकट, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेंट बोर्ड। हमको बात करनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेंट बोर्ड की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेंट बोर्ड की, ठीक है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड की बात करनी है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी tablet under the provision of geographical indicators, or okay, it is a statutory body tablet under the provision of geographical indication of goods act of 1999। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड है, क्या वो हमारे पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आता है यार? गलत है, बिकॉज एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो है बट इट इज़ नॉट अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, बट इट इज़ अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999, है ना। ट्रेडमार्क इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना। इट फॉल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बिल्कुल सही बात है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है? DPIIT, जो भी मैंने देखा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इट स्ट्रेंथन द IPR रिज्यूम इन्फ्लुएंसिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इन द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इन द कंट्री, ये भी सही है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। आप समझना, सरकार जो पेंशन दे रही है वो एक तरह से वन वे पेमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। मतलब सपोज वन वे पेमेंट, आप इसको पैसा तो दे रहे हो, उसका कोई सर्विस नहीं मिल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो इनमें से कौन कौन से ट्रांसफर पेमेंट हैं? रेमिटेंसेस रिसीव बाय द पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया। सपोज कर कोई आदमी के दादा दादी इंडिया में है और वो आदमी USA में काम कर रहे, तो वहाँ पे काम करके अपने दादा को हर महीने दादा दादी को हर महीने पैसा भेज रहा है, तो वो वन वे है, उससे दादा दादी से कुछ मांग नहीं रहा है, सो इट इज़ वन वे ट्रांसफर, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज अ ट्रांसफर पेमेंट। बिल्कुल सही बात है यार। रिमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड आर पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। इंपोर्टेड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, आपने पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट किया तो एक ट्रांजैक्शन है क्या? हाँ, एक ट्रांजैक्शन, इधर से भी आपने इंपोर्ट किया तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना यार। तो इट इज़ नॉट अ वन वे ट्रांसफर, बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट आर वन वे ट्रांजैक्शन और वन साइडेड ट्रांजैक्शन। ग्रांट फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जो ग्रांट्स मिलते हैं वो भी एक वन वे होते हैं, बिकॉज ऑफिशियल ट्रांसफर रिसीट्स जो होते हैं ना, एक प्रकार से गवर्नमेंट को मिलता है या फिर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन को जो मिलते हैं वो क्या है? ग्रांट्स जो है वो ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 1 and 3 आंसर हो जाएगा A। ओके, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? A। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय। जो सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स, मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन आउटडेटेड है, बट यू है ना, इकोनॉमी में कोई चीज़ आउटडेट नहीं होती, कभी भी कोई चीज़ न्यूज़ में आती है और कभी भी कौन सी चीज़ काम आती है। आप भी प्रीवियस से क्वेश्चन समझोगे ना तो आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें, अरे मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें ना न्यूज़ में कब रहती है? 2-3 साल पहले रहती है, तो इसीलिए क्वेश्चन आता है यार। तो सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश्ड बाय द OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, इट इज OECD। एंड OECD में हमारे पास 48 मेजर कंट्रीज आते हैं यार, है ना, इसमें इंडिया भी आता है। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द OECD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में बात करनी है। इट इज अ स्टैट्यूटरी फंड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आता है क्या? ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है वो नहीं भाई। जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है वो इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है 2003 के अंदर। ओके, नाउ USOF वर्क्स थ्रू द लॉटरी प्रोसेस। ना भाई ना, यहाँ पे लॉटरी प्रोसेस से नहीं होता, यहाँ पे बीडिंग होती है। ठीक है, जो ज़्यादा बोली लगाया वो। इट हैज़ बीन अडॉप्टेड टू सस्टेन द टेलीकॉम सर्विस इन द रूरल एरियाज। बिल्कुल सही बात है। जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है उसको रूरल एरिया में टेलीकॉम सर्विस को अडॉप्ट कर पाए उसके लिए बनाया गया था। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे C, 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यार। 5 स्टार विलेज स्कीम इज रिलेटेड टू। तो जो 5 स्टार विलेज स्कीम न्यूज़ में था वो क्या था भाई, कैसे था, ये हमसे पूछा गया है। सो इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सटेंडिंग पोस्टल स्कीम इन रूरल एरियाज। जो पोस्टल सर्विस है ना वो रूरल एरियाज तक बढ़ाना, यही इसीलिए हमारे पास 5 स्टार विलेज स्कीम लाया गया था, जिससे इस देश के कोने कोने तक हमारे पास क्या है ना,
कोने कोने तक क्या पहुंच जाए, पोस्टल सर्विस पहुंच जाए। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 स्टार, 5 स्टार में 5 स्टार मैंने 5 गोल्स हैं यहाँ पे कि हम क्या करें, गांव के लेवल पे सेविंग बैंक अकाउंट बनाएं, ठीक है ना। तो जो पीपीएफ फंड्स बनाएं, दैट इज़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट बनाए यहाँ पे, ठीक है ना। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सेविंग बैंक्स अकाउंट, है ना। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लाएं। 5 स्टार्स हैं, 5 चीज़ें हैं। पहला है यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट बनाना है रूरल एरिया से मेनली, सेविंग बैंक अकाउंट एंड सुकन्या सम्मान निधि और सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स। और किसकी बात करता है ये, है ना, फंडेड पोस्टल ऑफिस सेविंग अकाउंट, जो कि किसके साथ लिंक्ड होगा, इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक से। ये बनाने की बात करता है ये 5 स्टार विलेज स्कीम। और ये हमने जो देख ही लिया है यहाँ पे, ये पोस्टल सर्विस को एक्सटेंड करने की बात करता है। उसमें कैसे करेगा भाई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ध्यान देगा ये। एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट्स, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट्स बनाने की बात करते हैं, इसलिए तो होगा 5 स्टार विलेज स्कीम। इसको 5 चीज़ों पर ध्यान देता है। विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लाइज आफ्टर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम टू बूस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। क्या ये स्टार्टअप इंडिया के बाद लॉन्च किया था? नो भाई, इसको तो हमारे पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो था वो 1991 में ही एस्टेब्लाइज किया गया था, ठीक है। जो स्टार्टअप इंडिया तो बहुत बाद में आया, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट इज़ एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है यार, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स मतलब माइटी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। हमको बात करनी कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया की। कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट आर टोटल सर्विस एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर। क्या जो हमारे पास ये कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट होते हैं, इसमें टोटल सर्विस एक्सपोर्ट आता है प्लस जो एक्सपोर्ट गवर्नमेंट सर्विस के होते हैं। फिर से पढ़ते हैं, कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स आर द टोटल सर्विस एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर। जो ऐसे गवर्नमेंट सर्विस जो कि कहीं और इंक्लूड नहीं किया थे, उसको यहाँ पे हम कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स में इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं, गलत है यार, क्योंकि कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स के अंदर टोटल सर्विस एक्सपोर्ट होता है माइनस गवर्नमेंट सर्विस विच आर नॉट इंक्लूड एल्सवेयर। सो इट इज इन नॉट इंक्लूडिंग, इट इज एक्सक्लूडिंग, सो इट इज माइनस यार, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। सारे के सारे सर्विसेज कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स आर, है ना, जो कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, ऑल सर्विस एक्सपोर्ट यहाँ से कोई भी देश में बाहर जा रहे हैं, माइनस जो गवर्नमेंट सर्विस नॉट इंक्लूड एल्सवेयर। सपोज को इंडिया का कोई आदमी जो है अमेरिका में जाके एज अ फॉरेन डिप्लोमेट काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट सर्विस, तो वहाँ पे जो काम कर रहा है वो वहाँ के इंक्लूड नहीं होगा। सो माइनस द गवर्नमेंट सर्विस नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर। India's share of commercial service export are higher with respect to merchandise export in global export during 2015-20। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट है इन केस ऑफ मर्चेंडाइज वो ज़्यादा है भाई, है ना। इन द लास्ट 2 decades इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट और इंडियन सर्विस सेक्टर वॉज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात है, 54% जो शेयर है GVA का 2021 में वो कहाँ से आया था? सर्विस सेक्टर से आया था। और हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखा है भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कहाँ पे? सर्विस सेक्टर में। इंडिया रैंक 1 करता है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, हमारे पास सर्विस सेक्टर में देखने को मिला है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। हमको बात करनी है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम की बात करनी है।
ओनली नोटिफाइड सर्विस लोकेटेड इन इंडिया आर एलिजिबल फॉर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जो नोटिफाइड सर्विस है क्या वही एलिजिबल है भाई एक्सपोर्ट के लिए इंडिया से? बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्कीम दैट can be used for the payment of custom duties, excise duties, GST on procurement of service, custom duty etc। बिल्कुल सही बात है। जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है ना, वो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है उसका। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सच एज इक्विटी और डेट पार्टिसिपेशन, डोनेशन, रिसिपिएंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स एक्सेट्रा आर काउंटेड एज एंटाइटलमेंट अंडर दिस स्कीम। नो, they are not counted as entitlement, okay। so this is incorrect। हमसे कैट पूछा गया, कट जाएगा ए, कट जाएगा डी, 1 and 2 ओनली। तो सी पर सिर्फ ऐसे फॉरेन एक्सचेंजेस जिनको कहाँ से पाया गया है, नोटिफाइड सर्विस से पाया जाया है, उसी को यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज इसमें हमारे पास इक्विटी, डेट पार्टिसिपेशन है, ये सबको काउंट नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। तो करेक्ट हो गया डी, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। हमको बात इसी करनी है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज की बात करनी है। SPAC आर लिस्टेड शेल कंपनीज क्रिएटेड विथ सोल पर्पस टू एक्वायर अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज एंड देन मर्ज विथ लेटर। बिल्कुल सही बात है यार। स्पेशल पर्पस कंपनी तो शेल कंपनी, शेल मतलब समझना, जैसे अंडे के ऊपर शेल होता है तो कवच टाइप के कंपनीज होते हैं, जिसको बनाया किस लिए आता है, जो अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट कंपनीज हैं उनको उनसे मर्ज करके और उनसे उनका पार्ट बन जाने के लिए बनाया जाता है। एट द टाइम ऑफ देयर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग SPAC हैव थ्राइविंग सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन एंड स्टेटेड टारगेट्स फॉर एक्विजिशन। बिल्कुल गलत है भाई, दे डू नॉट हैव बिजनेस ऑपरेशन फॉर देयर ओन एंड रेज कैपिटल थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो ये गलत हो गया यार, खुद के पास पैसा नहीं होता वो, ठीक है। तो हमसे कैट पूछा गया, कट जाएगा ए, 1 ओनली। तो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोशल कॉमर्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में आपको क्या समझ आता है, सोशल कॉमर्स मतलब क्या होता है यार, ठीक है। तो सोशल कॉमर्स मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली थ्रू सोशल मीडिया। नाम से ही समझ आ रहा है, सोशल मीडिया से प्रोडक्ट को बेचना इज कॉल्ड एज सोशल कॉमर्स। जैसे कि आप समझ लो, आप जैसे कि कोई आदमी कोई भी कपड़े को बेच रहा है सोशल मीडिया में डाल के, और उसके बाद उसको ना लिंक से डायरेक्टली उसके यहाँ डिलीवरी कर दे रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोशल कॉमर्स बोल रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। हमको इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की बात करनी है, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की बात करनी है भाई। इट इज़ द लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड विद टेली डेंसिटी ऑफ 86.89%। क्या हमारा टेलीकॉम नेटवर्क है वर्ल्ड में लार्जेस्ट है भाई? नो, हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है, हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट कहाँ का है? तो लार्जेस्ट चाइना है भाई, हमारा देश का है सेकेंड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इज चाइना, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू इज द रिवेन्यू अमाउंट यूज टू कैलकुलेट द लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडेड ऑन देयर रिवेन्यू। जो ग्रॉस एडजस्टेड रिवेन्यू है, क्या ये वो रिवेन्यू है जो कि पेड किया जाता है लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस के फॉर्म में? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। इसको डिफाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में कि जो हमारे पास AGR है, दैट इज द एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू, इट इज द रिवेन्यू अमाउंट यूज टू कैलकुलेट द लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडेड ऑन द रिवेन्यू। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जगह बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंटी ट्रस्ट विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। हमको बात करनी है एंटी ट्रस्ट की। नाम से समझ आ रहा है क्या यार, एंटी ट्रस्ट? इट रिफर्स टू अ फील्ड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड लॉ डीलिंग विद द मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है ना। एंटी ट्रस्ट मतलब एक तरह से मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली जो है ना, वो चीज़ को डील करने वाली जो चीज़ें हैं उसको हमारे पास क्या बोलते हैं, एंटी ट्रस्ट। और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कंपटीशन एक्ट लॉन्च किया था यार, है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है विच इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी
एंड हमारे पास देखने को मिला है यार, हमारे पास है ना जो कंपटीशन कमीशन एक्ट है वो किसके रिकमेंडेशन पे आया है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो किसके रिकमेंडेशन पे बना है यार, और ये जो एक्ट है वो किसके रिकमेंडेशन पे है, राघवन कमेटी, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेली डेंसिटी इन इंडिया, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना, टेली डेंसिटी के बारे में पूछा गया है। टेली डेंसिटी एक्सप्लेन द नंबर ऑफ टेलीफोन और मोबाइल कम्युनिकेशन कनेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एवरी 1000 इनहेबिटेंट्स ऑफ अ सिटी, हर 1000 इनहेबिटेंट में कितने लोग हैं मोबाइल कम्युनिकेशन रखते हैं, क्या इसको हम पूछते हैं यार? नो, इट इज़ नॉट एवरी 1000 बट इट इज़ एवरी 100, हर 100 में से कितना जो है एक एरिया के अंदर, है ना, मतलब नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन फॉर 1000 नहीं, फॉर 1000 नहीं, पर 100 इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं टेलीफोन डेंसिटी, नॉट 1000, सो दिस इज इनकरेक्ट यार, है ना। प्रधानमंत्री वाणी एंड भारत नेट एम्स टू इंक्रीज द टेली डेंसिटी इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है ना। ग्राम पंचायत लेवल तक हम ब्रॉडबैंड ले जाएंगे, उसकी बात करता है ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का वो। इट इज़ दी ओके इन द लास्ट डिकेड फ्रॉम 2006 to 2020 इंडियाज टेली डेंसिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 12 to 86%। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? हमारा 12 से 86%, बिल्कुल सही बात। 2006 में सिर्फ 12% टेली डेंसिटी था, मतलब हर 100 में से 12 लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हम देखें तो हर 100 में से 86% इस्तेमाल कर रहे हैं यार मोबाइल का, तो सही है, हमसे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बी, सॉरी सी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट डज द टर्म सीड फंड मीन्स इन द इंडियन इकोनॉमी, हमको सीड फंड का मतलब बताना है यार। इंडियन इकोनॉमी में सीड फंड मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर इन्वेस्ट कैपिटल इन अ स्टार्टअप कंपनी इन एक्सचेंज फॉर एन इक्विटी स्टेक और कन्वर्टेबल नोट स्टेक इन द कंपनी, बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टर जो होता है ना, किसी भी ना कैपिटल को इन्वेस्ट करता है किसी भी स्टार्टअप में, क्या सोच के कि तुम मेरे को उसमें मेरे को हिस्सेदारी दोगे, ये सोच के, इसको बोलते हैं सीड फंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई कॉमर्स सेक्टर इन इंडिया, हमको बात किसी करनी है ई कॉमर्स सेक्टर की, सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ सेक्टर का, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, ये सब होगा, ठीक है, उसके बारे में हमको बताना है। इन्वेंट्री मॉडल ऑफ ई कॉमर्स मीन्स अ प्रोवाइडिंग of an information technology platform by an e-commerce entity on a digital and electronic network to act as a facilitator between a buyer and a seller। फ्लिपकार्ट कुछ नहीं करता भाई, एक बायर को एक सेलर से जोड़ता है, ठीक है। वहाँ पे जो कपड़े आते हैं फ्लिपकार्ट में, सपोज जो खिलौने आते हैं, जो बर्तन आते हैं, वो किसी दुकान से आते हैं, उसको अपने पास रखता है, फ्लिपकार्ट सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी का काम करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है क्या इन्वेंट्री मॉडल इसके बारे में बात करता है? नो, इट इज़ नॉट एन इन्वेंट्री मॉडल, बिकॉज इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है, आदमी खुद, देखो इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है, खुद का कपड़ा होता है, खुद का बर्तन होता है, खुद का खिलौना होता है, उसमें सेलर को भेज देता है डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि अलीबाबा जो चाइना का है, अलीबाबा उसमें खुद वो इन्वेंट्री मॉडल को फॉलो करता है, वहाँ पे खुद बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको वो बेचता है। बट जो मार्केट प्लेस मॉडल है, वो वहाँ पे मार्केट प्लेस मॉडल में हमारे पास क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है ना। एक जैसे हमारे पास फ्लिपकार्ट हो गया, वो मार्केट प्लेस मॉडल हो गया। मार्केट प्लेस मॉडल में हमारे पास क्या होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है। इन्वेंट्री मॉडल में अपने पास बहुत सारे स्टॉक रखता है, इन्वेंट्री मॉडल एग्जांपल हो गया अलीबाबा, मार्केट प्लेस एग्जांपल हो गया अपने पास फ्लिपकार्ट, दोनों इनकरेक्ट हैं भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2, 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, किसी भी कंपनी के मशीनरी में, कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज वेयर द फॉरेन एंटिटी बाइज स्टॉक्स एंड बॉन्ड ऑफ अ कंपनी एंड प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद कंट्रोल ओवर द बिजनेस। क्या जो हमारे पास फॉरेन पोर्टफोलियो मॉडल है, वहाँ पे ये सही कि वो सिक्योरिटीज़ में, स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बट इसमें कंट्रोल नहीं आ जाता भाई बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेस के ऊपर कंट्रोल नहीं आ जाता, सो दिस इज इनकरेक्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट,
तो यहाँ पे हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल की बात करनी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल विच प्रोवाइड्स द सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ एप्लीकेशन विच आर थ्रू अप्रूवल रूट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है? नो, इट इज़ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोनों इन कैट है भाई, हमसे कैट पूछा, कैट जाएगा नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है ये हमसे पूछा गया है यार। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है भाई? एसेट मोनेटाइजेशन द पब्लिक सेक्टर कंपनी सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक। इसको एसेट मोनेटाइजेशन बोलते हैं क्या? नो, इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं यार। कोई भी सपोज करो एयर इंडिया हमने क्या कर दिया, उसका पार्टनरशिप किसी और को दे दिया, उसको हमने क्या बोला? डिसइन्वेस्टमेंट बोला, नॉट एसेट मोनेटाइजेशन। ओके, एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? द ऑफरिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू द प्राइवेट सेक्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड व्हीकल एंड मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट सेक्टर को देना थ्रू स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का एग्जांपल बता भाई, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का एग्जांपल बता। जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होते हैं वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, है ना। जैसे हमने जो गवर्नमेंट ने जो रोड बनाया उसको हम क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर कुछ समय के लिए टोल कलेक्ट करने के लिए देते हैं, वो हमारे पास क्या हो गया? एसेट मोनेटाइजेशन हो गया। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बिजनेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर इट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो ये भी गलत हो गया। द सेल ऑफ अ प्रपोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अप टू 50% अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया? अप टू 50%, ठीक है ना, या फिर हायर परसेंटेज हमने किसको दे दिया है? प्राइवेट को दे दिया है। ठीक है, कुछ मैनेजमेंट का पार्ट भी ट्रांसफर किया, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये भी इनकरेक्ट हो गया यार। क्वेश्चन 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंश्योरेंस सेक्टर। हमको इंश्योरेंस सेक्टर की बात करनी है। ओके, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करनी है। डोमेस्टिकली और डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर DSSI आर आइडेंटिफाइड ऑन एन एनुअल बेसिस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की RBI। देखो भाई, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जो आदमी है वो IRDI है। ठीक है, IRDAI जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर के साथ रिलेटेड होता है, नॉट RBI। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस जो है उनको आइडेंटिफाई करता है IRDI, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। DSSI आर दोज और है ना हुज distress or failure would cause a significant dislocation in the domestic financial system and are not subject to any additional regulatory measures। गलत बात है यार, these are subject to enhanced regulatory supervision because इनके डैमेज से हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई, है ना, तो इसीलिए हमारे पास not subjected to additional regulatory measures, no, they are subjected to additional regulatory measures। Two of the parameter for identification of the two of the parameter for identification of DSII are size of operation in terms of total revenue and global activities across more than one jurisdiction। बिल्कुल सही बात है यार, हमसे इनकैट पूछा गया है, इनकैट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन 25 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। हमको बात करनी है PMI की, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स की। PMI इज अ प्राइवेट सेक्टर सर्वे रिलीज एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ एंड इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एंड देन अ कंपोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड। बिल्कुल गलत है ना, ये प्राइवेट सेक्टर सर्वे है यार, है ना, अलग अलग निकाला जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस का, बाद में उसको कंपोजिट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स हर मंथ आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड अ स्कोर अबव 50 डिनोट्स कंट्रैक्शन वाइल 1 बिलो 50 सिग्निफाइज एक्सपांसन। गलत बोल रहा है भाई, यहाँ पे 0 to 100 होता है। ठीक है, अब उसमें 0 to 50 तक क्या होता है? 0 to 50 तक यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन बताता है एंड 151 से लेके 100 तक यहाँ पे एक्सपांसन बताता है।
ओके, सो ये इन कैट हो गया, हमसे कैट पूछा गया, कैट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं यार। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। RDSS की बात करनी है, रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की बात करनी है, जो कि डिस्कॉम्स के लिए होता है। दैट इज़ व्हाट इज़ डिस्कॉम्स, या डिस्कॉम्स सब पता ही होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। डिस्कॉम्स क्या होते हैं, दिस आर, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं, वो सब चीज़ की बात कर रही है, ठीक है। सो हमको रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की बात करनी है। इट वाज लॉन्च टू स्पेसिफिकली ओवरकम द ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द स्टेट ओन डिस्कॉम्स एंड प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स। बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज ये जो रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, इसको क्यों लाया गया था, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्टेट ओन डिस्कॉम्स, एक्सक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम, ठीक है। सो इसमें स्टेट ओन तो है, बट प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम मर्जिंग ऑल द एग्जिस्टिंग पावर सेक्टर रिफॉर्म स्कीम टू इंक्रीज एफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है यार। जो रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, ये एक अम्ब्रेला है जिसमें जितने भी एग्जिस्टिंग पावर सेक्टर रिफॉर्म स्कीम है उसको इसमें ऐड किया गया है, मर्ज किया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द सोल नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ये क्या सही स्टेटमेंट है भाई? बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन भी इन्वॉल्व है। दिस इज इन कैट, हमसे कैट पूछा गया है, कैट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम, दैट इज C2S प्रोग्राम। चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट। Under this program, the central government aimed to train engineers in very large-scale integration and embedded system design areas. Chip to startup में हमारे पास इंजीनियर्स को लार्ज स्केल में ट्रेन करने की बात होती है क्या, है ना, एक एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन एरियाज में ट्रेन करने की बात होती है क्या? ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। अराउंड 85,000 इंजीनियर्स को एक बार में ट्रेन किया जाता है। द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ C2S प्रोग्राम इज नोडल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो क्या है? क्या NIC है भाई? नो, इट इज CDAC, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। ओके, किसके अंदर आता है? ये MIT के अंदर आता है, बट इट इज़ नॉट NIC, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है, बट इट इज CDAC, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्वेश्चन 28 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, DBT, है ना, उसके क्या क्या हमारे पास फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, ये हमसे पूछा गया है। इट प्रमोट अकाउंटेबिलिटी इन सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही बात है, किसके पास पैसा जा रहा है ये हमारे पास ये बताता है डायरेक्टली यार। सो दिस इज़ करेक्ट। इट प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, इट, है ना, प्रिवेंट फ्रॉड, है ना, इंक्रीज पिलफरेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड रिड्यूस द मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? पिलफ्री, देखो क्या लिखा है, इंक्रीज पिलफरेज, ये पिलफरेज को इंक्रीज करेगा क्या? नो, इट डिटर्मिनेट्स द पिलफरेज। पिलफरेज मतलब एक तरह से जो मिसयूज होता है पब्लिक फंड का, डिस्ट्रीब्यूशन में जो दिक्कतें होती है उसको क्या करेगा, कम करेगा। पिलफरेज मतलब झूठ मूठ की चोरी, ठीक है। चोरी को जो होता है वो हमारे पास रोकेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो पैसे की छोटी मोटी चोरी आती है ना, उसको रोक देगा ये। सो इंक्रीज बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू एलिमिनेटिंग गोस्ट बेनिफिशियरीज। देखो, एलिमिनेट करना कोई भी चीज़ को, है ना, यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करेगा थ्रू एलिमिनेटिंग गोस्ट बेनिफिशियरीज। बिल्कुल सही बात है। सेव टाइम एंड कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग इंटरमीडिएट्स। देखो भाई, इंटरमीडिएट्स को इंक्रीज नहीं करेगा, इंटरमीडिएट्स को क्या करेगा, ये एलिमिनेट करेगा, ठीक है। बीच के सीधा लोगों के ए से, जहाँ पे पैसा इंस्टीट्यूशन लोगों से सीधा जो बेनिफिशियरी हैं उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। इसको बोलते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सो इट विल रिड्यूस दी या फिर एलिमिनेट द इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो इनका हमसे पूछा, इनका जगह B2 and 4 ओनली। क्वेश्चन 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मसाला बॉन्ड। हमसे पूछा गया है मसाला बॉन्ड के बारे में, करेक्ट।
Masala bond are foreign currency denominated bond. No, these are Indian currency denominated bond issued inside India by the foreign entities to raise money in the foreign currency फ्रॉम लोकल इन्वेस्टर्स। क्या ये सही है भाई? गलत है। मसाला बॉन्ड आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो कि हमारे देश के बाहर इशू किए जाते हैं, ठीक है, बाय द इंडियन एंटिटीज। सो दिस इज नॉट फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बट इट इज रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। The first masala bond was issued in 2014 by International Finance Corporation for Infrastructure Project in India। बिल्कुल सही बात है यार, 2014 में पहली बार है ना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इशू किया था मसाला बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। दिस बॉन्ड कैन ओनली बी इशूड टू द रेसिडेंट ऑफ सच अ कंट्री विच इज़ अ मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बिल्कुल सही बात है, कोई भी कॉर्पोरेट या फिर इंडियन बैंक जो है वो एलिजिबल है यार किसके लिए? मसाला बॉन्ड के लिए। बट हाँ, एक कंडीशन है कि वो उसी रेसिडेंट को उसी कंट्री के रेसिडेंट को दे सकते हैं ये बॉन्ड जो कि क्या हो, FATF का पार्ट हो। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। क्राउडिंग आउट रिफर्स, है ना, क्राउडिंग आउट इट रिफर्स टू सिचुएशन ऑफ हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सपोर्टेड बाय हाई बोरोइंग कॉजिंग अ डिक्रीज इन द प्राइवेट एक्सपेंडिचर। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? क्राउडिंग आउट इफेक्ट के लिए बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा करती है, बहुत ज़्यादा उधार लेती है, तो लोग जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो विश्वास उतना खो बैठते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये बिल्कुल सही बात है क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में। इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन देयर इज एन और व्हेन एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग and expansion of the economic activity which in turn incentivize private sector firm to raise their own level of capital investment। ना भाई ना, गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग करती है, ज़्यादा बोरोइंग करती है, तो जो भरोसा है ना कि सोचते अब तो यार बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी गवर्नमेंट, इसलिए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट जगह बी। बट फिर पढ़ते हैं सी को। A high magnitude of crowding out effect may even lead to less income in the economy। बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इंक्रीज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे लोग? सो यहाँ पे ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ग्रीन फिन्स हब। हमको बात करनी है ग्रीन फिन्स हब की। द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग विथ UK बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन हैज़ लॉन्च द ग्रीन फिन्स हब। तो ग्रीन फिन्स हब किसने लॉन्च किया था भाई? यस, UNEP ने UK बेस्ड चैरिटी जो कि जिसका नाम क्या है, रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन, उन्होंने मिल के लॉन्च किया था इसको। जो ग्रीन फिन है इज़ अ कंजर्वेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी दैट ऑफर द ओनली इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया फॉर मैरीटाइम टूरिज्म दैट आर इंटरनेशनली रिकोगनाइज। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे जो मैरीटाइम टूरिज्म के ऊपर जो इन्वायरमेंटल क्राइटेरियाज लगाता है सी पर सिर्फ ग्रीन फंड्स, ठीक है, तो दोनों सही है। इनकट हमसे पूछा, इनकट इज नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 32 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेस्ट इंडिया। हमको बात करनी है इन्वेस्ट इंडिया की, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया की बात करनी है यार। इन्वेस्ट इंडिया वॉज formed in 2009 under Section 25 of the Companies Act of 1956 for promotion of foreign investment to build capacity as well as bring in global best practice in investment targeting promotion and facilitation areas। बिल्कुल सही बात है। The current shareholding pattern of Invest India is 51% of the industry association and the remaining 49% of the private sector। क्या ये सही बात है यार? क्या ये सही बात है? गलत बात है, बिकॉज 49% जो है इक्विटी जो है ना यार वो किसके पास है? DPIIT के पास है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट विद द 49 इज़ नॉट विद द प्राइवेट सेक्टर बट गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, एंड 51% विद दी FII और FCCI, ठीक है। तो ये गलत हो गया यार।
Invest India shall also be a facilitator and partner offering hand-holding service to the investor to keep them speedily fructify their investment plan। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क। जो प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क स्कीम है उसके बारे में बताना है। इट एम टू डेवलप 7 मेगा बल्क ड्रग पार्क इन इंडिया विद ग्रांट इन एड ऑफ मैक्सिमम ₹7,000 करोड़ पर बल्क ड्रग पार्क। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगेगा बट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये जो है 7,000 करोड़ देने की बात नहीं करता, 1,000 करोड़ पर बल्क ड्रग पार्क, 1,000 करोड़ नॉट 7,000 करोड़। सो दिस इज इनकरेक्ट, थोड़ा टेक्निकल है, उतनी बड़ी चीज़ें नहीं आती। और ऊपर से यहाँ पे 7 मेगा बल्क पार्क बनाने की बात नहीं करता, 3 बल्क पार्क बनाने की बात करता है। ये इसकी बहुत पुराना है, बट हाँ क्वेश्चन थोड़े पुराने हैं यार। लेटेस्ट क्वेश्चन जो हम करंट अफेयर में करेंगे क्वेश्चन बैंक में उसमें रहेंगे। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखो भाई, इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कौन सी एजेंसीज हैं यार? स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। The facilities provided under this scheme will bring down the manufacturing cost of the bulk drug and will promote self-reliance in pharmaceutical manufacturing। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करेगा और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन करते हैं यार। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। हमको बात करनी है MBED की, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म की। इट प्रपोजेज अ डिसेंट्रलाइज्ड शेड्यूलिंग ऑफ पावर डिस्पैच बोथ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, है ना। बिल्कुल गलत है भाई, यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइजिंग शेड्यूलिंग की बात नहीं करता, इट टॉक्स अबाउट सेंट्रलाइज्ड शेड्यूलिंग। दिस इज इनकरेक्ट, पावर इज इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर नियम बना सकते हैं। इट इज इन द कंकरेंट लिस्ट। इट इज़ अ वे फॉरवर्ड टू डीपन पावर मार्केट इन लाइन विद द सेंटर्स वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस फार्मूला। बिल्कुल सही बात है यार, ये जो है वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस फार्मूला पे ऊपर बेस्ड है, इसको बढ़ाने की बात कर रहा है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे D। तो हमने कवर किया सर्विस सेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में।